दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 3 और मॉडल पेपर 4 सीरीज में जो हम लोग आ चुके हैं, तो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर मॉडल पेपर 4 को हम देख रहे हैं। मॉडल पेपर 4 को हम स्टडी करने से पहले हम बात करेंगे कि यदि आप लोगों ने पहला मॉडल पेपर, दूसरा मॉडल पेपर और तीसरा मॉडल पेपर नहीं देखा है तो वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाइएगा और पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों के तीनों मॉडल पेपर हल करने के बाद में चौथा मॉडल पेपर की सीरीज को हल करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अनुभव बायोमेट्रिक पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चन, कैसा पैटर्न होता है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उनको हम कैसे आंसर करते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे, जो ये क्वेश्चन दिख रहा है पूरा बोर्ड पर नहीं आ पाया है तो इसे हम 2 या 3 भागों में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर 2 या 3 भागों का मतलब है कि इस पूरी वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ये यहां तक समझाने के बाद में फिर से मैं नोट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस से क्वेश्चन है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो मैक्सिमम जो मार्क्स है, पूर्णांक है, वो 70 नंबर का है। 30 नंबर का जो है प्रैक्टिकल होता है। और इसमें जो क्वेश्चन है, जैसे जैसे पेपर में मार्किंग होती है ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी पेपर की मार्किंग उसी हिसाब से की गई है। ये कह लीजिए कि सेम जो पेपर का पैटर्न होता है उसी हिसाब से बनाया गया है। तो चलिए भाई यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 का मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। फर्स्ट, प्रभाविता, दूसरा युग्मक की शुद्धता का नियम, तीसरा स्वतंत्र व्यूहन का नियम और चौथा सहलग्नता। तो इसमें कौन सा ऐसा नियम है, कौन सा ऐसा विकल्प है जो मेंडल के नियम का अपवाद है? मेंडल के नियम का अपवाद है। क्या है भाई? अपवाद है, मतलब उल्टा है। तो आप सभी जानते हैं मेंडल का नियम प्रभाविता का था, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। एंड युग्मक की शुद्धता या पृथक्करण का नियम मेंडल्स का सेकंड लॉ रहा है, तो ये अपवाद दोनों हो नहीं सकते हैं। स्वतंत्र व्यूहन का नियम भी मेंडल का तीसरा नियम रहा है, तो ये भी अपवाद नहीं हो सकता है। सहलग्नता मेंडल का जो है, मेंडल का नियम नहीं रहा है, ये अपवाद है। तो आपका जो राइट आंसर है वो विकल्प आपका डी सही होता है। डी इज द राइट आंसर, ओके। एंड आप कह सकते हैं कि मेंडल के नियम का अपवाद क्या है? सहलग्नता है, लिंकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, डीएनए की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किसने की? अब यहां पर देखेंगे हमारे पास में 4 विकल्प हैं। ए वॉटसन, बी विल्किंस एंड सी फ्रैंकलिन एंड डी यहां पर 4 नंबर दिया गया क्रिक। तो आपको बताना है कि डीएनए क्रिस्टलोग्राफी के बारे में किसने बताया था सबसे पहले, या किसने करा था? तो यहाँ पर आप देखेंगे, जब आप किसी शॉर्ट नोट पर पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि फ्रैंकलिन और विल्किंस दोनों का नाम है, लेकिन यहाँ पर फ्रैंकलिन और जो विल्किंस है एक साथ नहीं दिए गए हैं। तो हम लोग किस पर टिक करेंगे? तो देखो, वॉटसन, जेडी वॉटसन, एफएससी क्रिक है, विल्किंस है, फ्रैंकलिन है। डीएनए का मॉडल सभी वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था मिलकर के, लेकिन जब बात आई एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की तो यहाँ पे भी 2 वैज्ञानिक आ रहे हैं, फ्रैंकलिन और विल्किंस। लेकिन बट राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर फ्रैंकलिन इज द राइट आंसर, ओके। एंड इसमें यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, रिंगवर्म का कारक है। रिंगवर्म का कारक है। रिंगवर्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं? दाद कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? दाद कहते हैं। और दाद किसके कारण होता है? दाद किसके कारण होता है? तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे रिंगवर्म का कारक है, किसके द्वारा रिंगवर्म होता है? एक कवक, बी यानी सेकेंड बैक्टीरिया, जीवाणु, थर्ड दिया गया है विषाणु एंड फोर्थ दिया गया है प्रोटोजोवा। क्या दिया गया? प्रोटोजोवा। तो रिंगवर्म जो होता है, रिंगवर्म का जो कारक है वो कौन सा होता है? तो कवक होता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। कवक क्या है? देखिए, आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो हम लोगों के शरीर में जो रोग होते हैं, जंतुओं के, पौधों के शरीर में जो रोग होते हैं, त्वचा संबंधी अगर विकार है, त्वचा संबंधी कोई रोग है, तो उसमें कवक ही हमारे ज्यादातर जिम्मेदार होते हैं। तो आपको याद रखना है, ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम जो है ये फंजाई है, कवक है जिनसे दाद होता है, ठीक है भाई। कवक कैसे होते हैं, कवक क्या होते हैं, कवक को हम कैसे ट्रीट करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। तो वहां पर भी आप जो है देख सकते हैं, उसमें ट्रीटमेंट भी बताया गया है। और इसके अलावा जो है मैंने जो है, आप ये कह लीजिए कि एक चैनल बनाया है मैंने,
तो उसमें वो भी जो है राम गोपाल सर बायोलॉजी के नाम से ही है। तो उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन एंड सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स बताए जाते हैं। तो उस चैनल पर जाकर के आप लोग जो है प्यार दिखाइएगा, उसको फॉलो करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। तो अगर आप लोगों ने सपोर्ट करा तो उस पर मैं बहुत अच्छी वीडियो मेडिसिन रिलेटेड जो है मैं वीडियो उस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। यहां पर देख रहे हैं घ नंबर दिया गया है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन किसको कहते हैं? मुकुलन किसको कहते हैं? जैसे मुकुलन द्वारा तो यीस्ट में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है, लेकिन यहां पर हम बात करेंगे भाई कि मुकुलन द्वारा तो देखो पेनिसिलियम दिया गया है, पैरामीशियम में होता ही नहीं है। अगर यहाँ पे हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा होता तो फिर क्या, अब मुकुलन द्वारा जनन किसमें होगा? तो ईस्ट है, सेकेंड पैरामीशियम है, पेनिसिलियम है और ये सभी। तो मुकुलन द्वारा यानी बडिंग द्वारा जनन किसमें होता है? तो ईस्ट। क्या हो जाएगा? ईस्ट इज फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो आप अपनी राय देना ना भूलें। इससे क्या होगा कि हम इससे और अच्छी वीडियो बना सकते हैं या बना पाएंगे अगर आप लोगों ने अपनी राय प्रस्तुत किया, आपने अपना सपोर्ट किया या आपने अपनी जो है विचार साझा किए मुझसे, तो इससे वीडियो में इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है भाई। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है? आप बैकअप या आप ये कह लीजिए कि जो है आप अपने विचार, अपना जो अनुभव है वो शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को और आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का दिया गया है, इसमें पूछा गया नर मधुमक्खियों का जन्म किस जनन द्वारा होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि नर मधुमक्खी पूछा गया है, क्या अलग अलग होता है? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स अलग अलग होता है। देखो, रानी मधुमक्खी, वर्कर और जो हमारे नर होते हैं, 3 प्रकार की जो है एक छत्ते में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, 3 प्रकार की मधुमक्खी होती हैं। वर्कर जो होते हैं वो छत्ते की देखभाल करते हैं, शहद इकट्ठा करना सारे काम करते हैं। रानी मधुमक्खी सिर्फ क्या करती है? अंडे देती है, उसका अंडे देने का प्रमुख कार्य है। नर क्या करते हैं? नर सिर्फ रानी को क्या करती है? रानी के जो इग होते हैं उनको फर्टिलाइज करती है। तो देखेंगे क्या गुणसूत्रों में भी फर्क होता है? जी बिल्कुल फर्क होता है। जो रानी मधुमक्खी होती है, जो रानी मधुमक्खी होती है उसमें क्या होता है? देखिए, अगर आपने नर मधुमक्खियों में या रानी मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कमेंट करिएगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर रानी मधुमक्खी या मधुमक्खी में आपने लिंग निर्धारण नहीं पढ़ा है, आपको नहीं मालूम है, तो मैं अभी ब्रीफली बताया दे रहा हूं कि जो वर्कर होते हैं उसमें 16 गुणसूत्र होते हैं, रानी मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं, वर्कर में 32 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया नर मधुमक्खियों का जन्म किस जनन द्वारा होता है? तो नर मधुमक्खियों का जन्म जो है वो अनिषेक जनन द्वारा होता है, यानी कि बिना निषेचन के ही जीवधारी बनने की क्रिया को हम अनिषेक जनन कहते हैं। और इसमें निषेचन होता ही नहीं और नया जीवधारी बन जाता है तो इसको अनिषेक जनन कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए जो है नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? अगुणित रह जाती है, 16 ही रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी जो पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में स्वास्थ्य दिवस मनाया जाए तो उसे हम विश्व स्वास्थ्य दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस कहते हैं, ठीक है भाई। देख लेते हैं क्लियर कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर आगे क्वेश्चन को समझाते हैं। उसके बाद में यहां पर हम बात करेंगे कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो सभी जो है आप याद रखेंगे कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस जो होता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद में हम बात करेंगे कि डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या कार्य है। देखो भाई, डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या कार्य है? अब यहां पर अभी भी 1 नंबर में चल रहा है। तो डीएनए क्या है, डीएनए पैकेजिंग क्या है
और डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या कार्य है? डीएनए आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के शरीर में कोशिकाएं होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम से लिपटे हुए डीएनए होते हैं। अब डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का क्या योगदान होता है? तो डीएनए देखेंगे आप ध्यान से अगर, तो यहां पर आप देख लीजिए, जैसे हमने कहा कि ये क्या है भाई, ये क्या है, ये सेल है, इसमें ये केंद्रक है और इसमें ये रहे आपके क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम को खोलेंगे तो मिलेगा डीएनए। क्या मिलेगा भाई? डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। अब इस डीएनए में ऐसा क्या होता है, देखोगे यहाँ पे ये है हिस्टोन प्रोटीन। क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। ये जो हिस्टोन प्रोटीन, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये डीएनए है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। तो डीएनए आएगा यहाँ पे, इससे लिपट जाएगा, लिपटेगा और 2-3 बार लिपटेगा फिर आगे बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि डीएनए क्यों क्या कर रहा है, ये टाइटली पैक्ड कर रहा है। टाइटली क्या कर रहा है? पैक्ड कर रहा है। फिर आगे बढ़ा, फिर हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपट गया। अब जब चारों तरफ लिपट जाएगा, फिर से हिस्टोन प्रोटीन आई, फिर से लिपट गया। तो आप देख रहे हैं डीएनए को कंडेंस कर रहा है। हिस्टोन प्रोटीन क्या कर रही है? हिस्टोन प्रोटीन उसके चारों तरफ लिपट जाके डीएनए को कंडेंस कर रही है ना, ठोस बना रही है। और इससे क्या होता है? डीएनए ज्यादा उलझेगा भी नहीं, डीएनए सघन हो जाएगा, सघनता को बढ़ाता है हिस्टोन प्रोटीन, है ना। और इस प्रकार की व्यवस्था को हम डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। तो हिस्टोन का क्या काम है आप समझ चुके होंगे। ये डीएनए को बहुत ही आसानी तरीके से पैक्ड करके रखता है, ये हिस्टोन प्रोटीन जो है, इसीलिए डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है भाई। एंड उसके बाद में हम बात करेंगे मलेरिया के कारण व वाहक का नाम लिखिए। मलेरिया के कारण, मलेरिया के कारक पूछा गया है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया में क्या होता है, हम लोगों को मलेरिया में क्या हो जाता है? बुखार आ जाता है। मलेरिया में क्या हो जाता है? बुखार आ जाता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? मच्छर के काटने से होता है। तो क्या मच्छर काट ले बस मलेरिया हो जाएगा? नहीं, मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होगा, है ना। मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है। ठीक है। तो फिर किसके काटने से होता है? देखो, मच्छर काट ले और तो क्या मलेरिया हो जाएगा? नहीं, मच्छर के पास में क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम होना चाहिए। प्लाज्मोडियम कई प्रकार का होता है। प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है, प्लाज्मोडियम मलेरी है ना। तो ये सब जो प्लाज्मोडियम होते हैं, इन कई प्रजातियां होती, 4 प्रजातियां होती हैं। अब इन चारों प्रजातियों में से जो है, जिस सबसे ज्यादा वाइवेक्स देखा गया, सबसे ज्यादा क्या देखा गया है? वाइवेक्स देखा गया है। अब इस वाइवेक्स पर ही वैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा अध्ययन करा है। तो मलेरिया किसके द्वारा फैलेगा आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है मच्छर के द्वारा नहीं। मच्छर तो वाहक है, मलेरिया का वाहक कौन है? मच्छर है। और फिर फैलाएगा यानी कारक कौन होगा? तो प्लाज्मोडियम होगा। ठीक है भाई। तो प्लाज्मोडियम इसका कारक हो गया। अब वाहक का नाम देखो, हमने बता दिया वाहक का नाम क्या है। मलेरिया के कारक व वाहक का नाम क्या होगा भाई? तो अब हम बात करते हैं कि वाहक का नाम पूछा गया। वाहक क्या होता है? जब मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जाए, है ना, तो फैलाने का काम किसने करा? वेक्टर का काम किसने करा? मच्छर ने। अब बात आती है कि भैया मच्छर चलो वाहक हो गए, उस मच्छर का कोई नाम भी होता है क्या? जी ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि मच्छर कई प्रकार के होते हैं, कई प्रजातियां होती हैं। एनाफिलीज हो गया, एडीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, है ना। तो कौन सा मच्छर भैया, कौन सा मच्छर जो है प्लाज्मोडियम को फैलाएगा या कह लीजिए मलेरिया को फैलाएगा? तो ये होता है मादा एनाफिलीज। अब आप सोच रहे होंगे सर मादा एनाफिलीज भी होता है, नर एनाफिलीज भी होता है? ऑफ कोर्स होता है। देखो, जो नर होते हैं वो चाहे ह्यूमन आप ये कह लीजिए, चाहे मानव सभ्यता की बात हो या कहीं पर भी आप देखेंगे, महिलाएं जो फीमेल कह लीजिए, है ना, फीमेल जो है ये क्या करती हैं? मच्छरों पर ही ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर लोग बुरा मान जाएंगे। मच्छर जो मच्छरों की मादाएं होती है ये क्या करती है भाई? ये खून को चूसती हैं, सैंगिवोरस होती हैं। नर जो होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ भी मिल गया भाई, गुजारा हो गया, है ना। नर को कुछ भी मिल गया, गुजारा हो गया। महिलाओं में क्या होता है या फीमेल में क्या होता है? मच्छरों की मादाएं क्या होती है? उनको नहीं भैया खून चूसना है ना, खून नहीं चूसेंगे। तो मादा मच्छर के काटने से ही, अगर मादा मच्छर एनाफिलीज है और मच्छर में प्लाज्मोडियम है, स्पोरोजोइट है, तभी क्या हो जाएगा? वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को रोगी बना देंगे, है ना। तो आपसे अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? मादा एनाफिलीज बताएंगे। क्या बताएंगे? मादा एनाफिलीज इसका वाहक है और इसका कारक कौन है? प्लाज्मोडियम है भाई। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, अंगा दिया गया है, भ्रूण कोश, भ्रूणपोष तथा भ्रूण में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भ्रूण कोश क्या होता है। भ्रूण कोश का मतलब होता है, कभी आपने मूंगफली खाया होगा। देखो हम अक्सर मूंगफली का ही उदाहरण बताते हैं, क्यों? क्योंकि मूंगफली में वो व्यवस्थाएं होती हैं कि आसानी से लोग समझ जाते हैं। आपने मूंगफली खरीदा, मूंगफली को जब आप छिलका हटाएंगे, वहां पे छिलका हटाएंगे तो उसमें भूरे या लाल रंग की एक पतली सी पन्नी जैसे कवर जैसी चढ़ी होती है। उसमें गुणसूत्र हमेशा अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है, सिंगल यन होता है, हैप्लॉइड होता है। उसके बाद जब उस छिल्ली को हटाओगे तो दालें निकलेंगी, जिस मूंगफली को हम लोग खाते हैं। जो खाते हैं उसको कहते हैं भ्रूणपोष। क्या कहते हैं? भ्रूणपोष। अब उसमें छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा और दुलारा सा क्या होता है? छोटा सा पौधा होता है। उस पौधे को जब आप खाएंगे तो क्या खा लिए भैया? भ्रूण खा लिए। अब पूछा गया कि भ्रूण कोश, भ्रूणपोष तथा भ्रूण में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। देखो भैया, इसमें कहा जाएगा n, इसमें कहा जाएगा 3n, इसमें कहा जाएगा 2n। समझ में आया? और एक बात मैं बता दूं कि भ्रूण कोश, भ्रूणपोष तथा भ्रूण में क्या फर्क होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस कुछ भ्रूणकोश या भ्रूणपोष लिख देना है, मैं समझ जाऊंगा कि आपको वीडियो चाहिए, है ना। और मैं आसान शब्दों में एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप इतना तो भाई कर ही सकते हो, क्योंकि इतना जैसे आप जो मान लीजिए आप कंबाइंड वाली वीडियो देख रहे हैं जिसमें चारों पेपर हैं, तो वो लगभग 3 घंटे की वीडियो हो जा रही है। और अगर ये सेपरेट देख रहे हैं तब भी आधा घंटा 40 मिनट कुछ तो हो ही जा रही भाई, है ना। तो आप सोचिए, जो घंटों का टाइम दे रहा है उसके लिए आप कुछ तो कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, भ्रूणकोश, भ्रूणपोष तथा भ्रूण में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। तो भ्रूणकोश क्या होता है, यहां पर जैसे बताया जा चुका है, मूंगफली को एग्जाम्पल बताए गए हैं कि भ्रूणकोश में गुणसूत्र जो होते हैं अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, n नंबर होते हैं। भ्रूणपोष जो होता है 3n नंबर होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। एंड भ्रूण में द्विगुणित होते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या जो है यहाँ पर n और ये 3n और ये 2n होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया है, प्रश्न नंबर 3 का दिया गया है। यहाँ पर संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में अंतर लिखिए। संक्रामक रोग कौन से होते हैं और असंक्रामक रोग कौन से होते हैं। तो देखे होंगे कि जैसे कुछ ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से या एक जगह से दूसरी जगह पर फैलते हैं, तो उन्हें हम संक्रामक कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं है, जैसे कैंसर। कैंसर होता तो वायरस है, वायरस से है, लेकिन जो है ये संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है, ये संक्रामक रोग नहीं है, तो इसे हम असंक्रामक रोग कहेंगे। तो जिसमें स्प्रेडिंग रेंज हाई हो या स्प्रेड होता हो एक व्यक्ति से, एक पेशेंट से दूसरे हेल्दी पर्सन में, तो ये जो स्प्रेड होने का प्रक्रम है उसे हम क्या कहते हैं? संक्रामक कहते हैं। और जिसमें ये नहीं फैलता उसे हम असंक्रामक कहते हैं। एंड यहां पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 का खा दिया गया है, सहोपकारिता तथा सहभोजिता क्या है। तो यहाँ पर सहोपकारिता तथा सहभोजिता क्या है। सहोपकारिता को सबसे पहले हम बात करेंगे, सहोपकारिता होता क्या है। सहोपकारिता को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें दोनों जीवधारियों को लाभ पहुंचता है और एक दूसरे जीवधारी जो होते हैं वहां पर एक का दूसरे को लाभान्वित करता है। जैसे हम लोगों की आंत में पाया जाने वाला जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है, हम लोगों के लिए क्या करता है? सेलुलोज का पाचन करता है, तो हम लोग उसे भोजन देते हैं। इसी तरह से म्यूचुअलिज्म के अंतर्गत जैसे जो आपका ऑक्सपीकर होता है, पक्षी होता है, ऑक्सपीकर जो पक्षी होता है उसमें वो ये कह लीजिए कि जैसे क्रोकोडाइल्स के या जो गैंडा होता है उसके पीठ पे जाके जू खाते हैं और क्रोकोडाइल्स के जो मुख में जाके मांस के टुकड़े खाते हैं, तो ये क्या है? इसमें सहोपकारिता देखने को मिलती है। उसके दांत साफ हो जाते हैं, है ना, और उसको भोजन मिल जाता है। तो यदि सहोपकारिता के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो जो है, वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, तो उसको आप जरूर देखिएगा, आपको सारी डिटेल्स
सहभोजिता क्या है, सहोपकारिता क्या है, परजीविता क्या है, सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी भाई। ठीक है, सहभोजिता का मतलब होता है साथ साथ भोजन करना। सहभोजिता को वैज्ञानिकों ने ये तक कहा है कि एक मेज पर बैठ करके खाना खाने जैसा है। जैसे आपको एक कहानी में सुनाता हूं, शार्क मछली के साथ में एक पायलट फिश चलती है और एक सकर फिश चलती है। सकर फिश किसको कहते हैं और पायलट फिश किसको कहते हैं? देखिए, शार्क मछली समुद्र में होती है, बहुत बड़ी होती है, तो जब यह चलती है तो इसके एक मछली से चिपक जाती है, और जब चिपक जाती है तो उसको सुरक्षा कोई खाएगा नहीं। जब चिपकी हुई जब कोई शार्क को नुकसान करेगा तब उसको नुकसान होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सकर फिश बोलते हैं, चूसक मछली। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, जब शार्क मछली किसी को धर दबोचती है, मतलब खा जाती है, तो चीथड़े जब उड़ते हैं तो सकर फिश वहां से अलग होकर के भोजन को चुग लेती है, खा लेती है। भोजन भी मिल गया, सुरक्षा भी मिल गई। लेकिन जो भोजन शार्क का था उसने सकर फिश ने नहीं खाया, जो सकर फिश का था उसने शार्क मछली को खा ही नहीं सकती, उतना छोटा होता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ना तो सकर फिश को शार्क नुकसान पहुंचा रहे हैं और ना तो शार्क का जो है सकर फिश पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, दोनों हैं एक जगह पर लेकिन वो अपना अलग अलग भोजन ग्रहण कर रही है। इसी तरह से पायलट फिश क्या होती है, जब शार्क मछली पानी में बड़ी तेजी के साथ चलती है तो पायलट फिश क्या होती है, पायलट फिश उसके पीछे पीछे चलती है। क्यों? बहुत तेजी के साथ चलती है, क्योंकि उसी के साथ में लगे शार्क आ रही, बहुत बड़ा जानवर आ रही है और पायलट फिश छोटी सी होती है उसी के पीछे चला करती है, तो उसको भी सुरक्षा मिल जाती है, भोजन भी मिल जाता है, जहां पे वो जो है चीथड़े उड़ते हैं भोजन के वो भी जाके वहां पे खा लेती है। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, इसको सहभोजिता कहेंगे, साथ में है लेकिन अलग अलग दोनों भोजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग लिखिए। यहां पर 2 नंबर में पूछा गया है। तो कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है? कृषि के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसा, ये कह लीजिए कि एक क्षेत्र है जिसने कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी या कहीं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर जैव प्रौद्योगिकी ने अपने कदम ना रखे हों। तो जैव प्रौद्योगिकी हर जगह पर, जैव प्रौद्योगिकी हर जगह पर है। तो कृषि के क्षेत्र में क्वेश्चन में पूछा गया, तो कृषि के क्षेत्र में हम बताएंगे जैसे बीटी बैंगन, बीटी कपास, बीटी जितनी भी क्रॉप्स होती है ये कीट प्रतिरोधी होती है, क्योंकि इनमें जो है बैसिलस थुरिनजिनेसिस नामक बैक्टीरिया का एक जीन डाला जाता है जिसे हम क्राइजीन कहते हैं, और ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाता है जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनाता है। यानी जब इसको कीट खाएगा, कीट के शरीर में जाएगा तो कीट मर जाएगा। तो ऐसी फसलें जो कीट प्रतिरोधी होती है उन्हें हम बीटी फसलें कहते हैं। जैसे फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या होता है, वो देर से पकता है और बढ़िया अच्छा फ्लेवर देता है। गोल्डन राइस, ये विटामिन ए इनरिच्ड होता है, विटामिन ए का जो है अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा जैसे बहुत सारी हमारी जीएमओ फसलें होती हैं, है ना, बहुत सारी हमारी ऐसी फसलें हैं जिनका उपयोग करके जिनका उपयोग करके बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके उनमें सुधार किया गया है, उनमें इंप्रूवमेंट किया गया है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का जो है उद्देश्य रहा है, या ये कह लीजिए उसका एक दायरा रहा है जिसमें कृषि में उसने बहुत सारे बदलाव किए हैं। जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों? जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों? देखो भाई, यदि कोई महिला या कोई पुरुष चाहे वो पिल्स खा रहा हो, लूप का प्रयोग कर रहा हो, जेल का प्रयोग कर रहा हो, या किसी भी प्रकार का जो आप ये कह लीजिए कि जो डिवाइसेस हैं उनका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हो गया, कॉपर टी हो गया, तो इन सब का उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा भाई? गर्भ निरोधक कहा जाएगा, गर्भ निरोधक का विकल्प कहा जाएगा। लेकिन आप ऑपरेशन के द्वारा ओवरी को हटा दें, टेस्टिस को हटा दें, तो वो क्या गर्भ निरोधक है? नहीं, वो तो फिर क्या हो गया, आपने पूरी तरह से संभावना ही हटा दी, संभावना ही खत्म कर दी गर्भ के होने की। तो फिर निरोध कैसा, उसको प्रतिरोध कैसा, उसमें प्रतिबंध कैसा, उसमें बैरियर कैसा, जब कुछ है ही नहीं। गर्भ निरोध का मतलब होता है कि गर्भ हो लेकिन गर्भ को रुकने, गर्भ को पॉजिटिव होने से रोकने वाले संसाधनों को हम गर्भ निरोधक कहते हैं, ना कि क्या करेंगे, ना कि क्या करे जाएगा भाई, क्या करा जाएगा? जनन ग्रंथियों को हटाना, जनन ग्रंथियों को हटा देना गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने इतने क्वेश्चन देखे। चलिए हम अगली स्लाइड में देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। ये आपके सामने आ चुकी है नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। यहां पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। 4 का दिया गया, संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं या जातियों से क्या अभिप्राय है? यहां पर सबसे पहले बात करेंगे
जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती, जो संकटग्रस्त प्रजातियों का मतलब होता है जो विलुप्ति की कगार पे होती हैं। जैसे मान लीजिए उनका शिकार हो रहा है या उनको वातावरणीय दशाएं नहीं मिल रही हैं या किन्हीं भी या किसी भी कारण से या बहुत सारे कारणों से या किसी एक कारण से उनकी संख्या बड़ी तेजी के साथ घट रही है, तो उन्हें हम संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। ठीक है, तो संकटग्रस्त प्रजातियां क्या होती हैं, आई होप आप समझ चुके होंगे। जो किसी भी कारण से शिकार के द्वारा, भोजन के द्वारा, आवास के कारण, वातावरणीय दशाओं के कारण उनकी संख्या बड़ी तेजी के साथ घटती जा रही है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर खा दिया गया है, उभय मिश्रण, अपयुग्मन तथा बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ पर जो है जिसको एपोमेक्सिस कहते हैं, और यहाँ पे जो है बहुभ्रूणता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, वैसे तो एक भ्रूण होता है लेकिन इसमें बहुत सारे भ्रूण होते हैं, जो इससे कि संतरा वगैरह में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनको बेहतरीन तरीके से आपको याद करना है, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी कवर हो जाए। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि चाहे आप प्री बोर्ड एग्जाम दें या बोर्ड एग्जाम दें, आप इन चारों को पढ़ के जाइएगा, आपका बहुत बेहतरीन तरीके से पेपर हल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 का गा दिया गया है, आवृत बीजी बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा बीजांड, यहाँ पर इसको हम ये वाला ऐसे बनाते हैं, और इसमें ऊपर की तरफ जो हमारी होती है 3 सेल होती है, न्यूक्लियस होता है एंड 2 न्यूक्लियस, और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग सेल, इसको एग सेल बोलते हैं, इसको हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, इनको हम सिनर्जिड बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये बीजांड का नामांकित चित्र हो गया। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, बीजांड का नामांकित चित्र हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का घा दिया गया है, जीएमओ क्या है। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी प्रकार के जीवधारी हो, पौधा हो, उसमें अनुवांशिक कोई भी परिवर्तन किया गया हो, अनुवांशिक रूप से हेरफेर किया गया, उसके डीएनए में कुछ छेड़छाड़ की गई हो, तो उसके बाद में बनाए गए जीवधारी को, बनाए गए पौधे को हम जीएमओ कहते हैं। मतलब उसमें अनुवांशिक रूपांतरित जीव होता है। ठीक है, उसमें अनुवांशिक रूप से उसको कुछ बदला गया है, तो उसे हम जीएमओ कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एंड यहाँ पर देखेंगे यूकैरियोटिक डीएनए तथा प्रोकैरियोटिक डीएनए में क्या अंतर होता है। देखिए यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है, यूकैरियोटिक डीएनए का मतलब होता है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, एंड प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, एंड हम प्रोकैरियोटिक डीएनए की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके अलावा हम बात करें यूकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होती है, जो डीएनए को बाइंड करती है एंड कंडेंस करती है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। तो इस तरह के आपको बहुत सारे अंतर देखने को मिल जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक डीएनए। ठीक है भाई, एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का दिया गया है, उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंध क्षेत्र में सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्धि क्यों मिलती है। देखो भाई, उष्णकटिबंध का मतलब होता है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत ज्यादा गर्मी का मतलब भूमध्य रेखा पर है, और भूमध्य रेखा पर सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे वहां पर जल स्रोत जो होते हैं उन पर वाष्पन बड़ी तेजी के साथ होता है। जब वाष्पन बहुत तेजी के साथ होगा तो पानी ऊपर की तरफ जाएगा, जब ऊपर की तरफ जाएगा उसके बाद में जब वायुमंडल ठंडा होगा तो वहां पे बूंदे बनेंगी। जब बूंदे बनेंगी मतलब संघनन हुआ, तो पानी की बूंदे बनी, पानी की बूंदे बनी तो मिली, जब पानी की बूंदे छोटी छोटी मिली तो बड़ी हो गई, जब बड़ी हुई तो भैया पानी बरसा। तो वहां पर रोज दोपहर के बाद यानी 3-4 बजे के पास इवनिंग टाइम में पानी बरसता है। अब सोचो तेज धूप, तेज बरसात, काफी चीजें मिल जाती हैं, तो पौधों को और क्या चाहिए, पानी चाहिए, और पानी चाहिए और प्रकाश चाहिए, दोनों चीजें वहां पे मिल जाती हैं। तो पादप जातियां वहां पे बहुत ज्यादा विकसित होते हैं। जहां पे पादप जातियां विकसित होती है, जंतु जातियां अपने आप विकसित हो जाती हैं। तो इसीलिए वहां पर क्या होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्धि मिलती है भाई। एंड आरएनए की संरचना व प्रकार लिखिए। देखिए आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, आप सभी जानते हैं। और आरएनए के प्रकार जो होता है टीआरएनए, आरआरएनए, एसआरएनए या सोल्यूबल आरएनए जो है, तो ये आरएनए के प्रकार हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अनुवांशिक कोड क्या है। अनुवांशिक कोड, जैसे हम लोगों में जो डीएनए होता है एक विशेष प्रकार का अनुक्रम से मिलकर बना होता है, तो वह अनुक्रम जो होता है उसे हम कोड कहते हैं। और इसी प्रकार से डीएनए में जो हम लोगों में विशेष व्यवस्थाएं होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड कहते हैं। अब जेनेटिक कोड में जो त्रिक कोड होता है वो अमीनो एसिड का निर्माण करता है। अमीनो एसिड का निर्माण करेगा तो वैसा प्रोटीन बनेगा, वैसा एंजाइम बनेगा, वैसे उसकी प्रकृति हो जाएगी। ठीक है भाई।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का घ दिया गया है, हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत क्या है? हार्डी-वेनबर्ग क्या है? हार्डी-वेनबर्ग जो हमारे वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया था किसी भी निकाय, किसी जगह पर रहने वाले जो जीव जाति होते हैं, उनमें से ना तो कोई बाहर जाए, ना तो कोई अंदर आए, और ना ही उनमें अनुकूलन आए, ना तो वातावरणीय दशाएं बदली जाए, किसी भी प्रकार का हेरफेर ना हो, बदलाव ना हो, तो उनकी जो संख्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। यही हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत है। यदि इन नियमों में कोई बदलाव होता है, विकास होता है, परिवर्तन होता है, अनुकूलन होता है, या संख्याओं में आदान प्रदान होता है, जीवधारियों में आदान प्रदान होता है, तो वहां पर हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत लागू नहीं होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का दिया गया है। 6 का यहाँ पर का देखेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बताया गया होगा, देखिए ये वीडियो सारी उपलब्ध हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां पर एक बार विजिट जरूर करें भाई, है ना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो इसकी वीडियो जो है, लिंक इसका पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो भाई, हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ना कि आंसर, लेकिन ब्रीफली तरीके से हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो है डीएनए को क्या करते हैं, डीएनए की कॉपी अलग अलग करते हैं, डीएनए बाइंडिंग करते हैं ना। तो इसमें ट्रे लेते हैं, जेल लेते हैं, है ना, अगार अगार लेते हैं, फिर इसमें डीएनए के छोटे छोटे खंडों को डालते हैं, करंट प्रवाहित करते हैं, डीएनए के छोटे छोटे खंड आगे निकल जाते हैं, जिससे बैंड बन जाती है, ठीक है। डेंगू क्या है? डेंगू जो होता है एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। डेंगू जो रोग होता है एडिज इजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। फीलफाव जो होता है वुचेरेरिया वैंकोफेटाई नामक वर्म होता है या कृमि होता है, जो क्यूलेक्स मच्छर में पाया जाता है, और क्यूलेक्स मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो क्या होगा, जो वाहक मच्छर होता है अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसको फीलपाव, हाथीपाव आदि रोग हो जाते हैं। इसके अलावा रूमेटिक हार्ट डिसीज क्या होता है? रूमेटिक हार्ट डिसीज आपको मैं बता दूं, रूमेटिक हार्ट डिसीज का मतलब ये होता है कि हृदय में, रूमेटिक हार्ट डिसीज का मतलब होता है कि हृदय के जो वाल्व होते हैं उनमें संक्रमण के कारण या बुखार के कारण उनमें क्या हो जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, और इंजर्ड हो जाते हैं तो भैया हृदय में क्या होता है, आप ये कह लीजिए कि सही तरीके से लॉकेज नहीं होता है, लॉक्ड नहीं होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रूमेटॉइड हार्ट डिसीज बोलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 6 का खा दिया गया है, मरुद्भिद पादप तथा प्राणियों में अनुकूलन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मरुद्भिद है क्या। मरुद्भिद का मतलब होता है मरी हुई भूमि। तो भूमि, चूंकि आप सोचेंगे भूमि कब सजीव होने लगी, मेरा कहने का मतलब है ऐसी भूमि जिसमें कोई भी पौधा ना उत्पन्न हो, उसे हम मरुद्भिद कहते हैं, यानी कि रेगिस्तान कहते हैं। तो रेगिस्तान में जो उगने वाले पौधे होते हैं उनमें क्या क्या अनुकूलन होते हैं, तो पत्तियां मोटी होंगी, फ्लेसी होंगी, और सनकेन स्टोमेटा होंगे, खुले हुए रंध्र नहीं होंगे, इनकी जड़ें विकसित होंगी, और पत्तियां जो होंगी वो आधे से ज्यादा कांटों में परिवर्तित होंगी। इस तरह के अनुकूलन उसमें पौधों में पाए जाएंगे। जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में क्या होता है भैया, नाक ढकी हुई होंगे ताकि बालू ना जाए, है ना, और नाक जो है, इनके जो नासा मार्ग होंगे वो चौड़े होंगे क्योंकि वायु गर्म होती है, और इनके पैर जो होते हैं गद्देदार होते हैं। इसके अलावा जो इनके शरीर पे बाल हो सकते हैं, पानी का वाष्पन या ये कह लीजिए कि इवेपोरेशन ना हो, तो इस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। सहजीविता क्या होता है और सहजीवन क्या होता है? देखिए सहजीविता या सहजीवन जो होता है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो जीवधारी रहते हैं और एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं, इस और बिना किसी नुकसान के, तो यह क्रिया सहजीविता कहलाती है। और इसमें जो भी दो जीवधारी इन्वॉल्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। इस प्रकार के जीवन यापन की क्रिया को हम सहजीवन कहते हैं, जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। एंड नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का घा दिया गया है, मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र लिखिए। अब भैया मलेरिया जो फैलता है, मलेरिया कई प्रकार के होते हैं, मलेरिया जो कई प्रकार के होते हैं, मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियां होती है, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, और सबसे कॉमन जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गया। तो ये प्लाज्मोडियम की वैरायटीज हैं, और ये कौन से मच्छर के काटने से होती हैं, तो ये एनाफिलीज के काटने से होती हैं। इसमें क्या होता है, तीव्र ज्वर होता है, आरबीसी घटने लगती हैं, लीवर की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम होता है, स्पोरोजोइट होता है, वो सबसे पहले लीवर में हमारे अटैक करता है, हम सबके अटैक करता है, फिर जाके लीवर से कुछ स्पोरोजोइट जो होते हैं, वर्म्स होते हैं, आरबीसी के जाके खा लेते हैं, और कुछ जो क्या करते हैं वो फिर से जो है लीवर के पास आ जाते हैं। तो लाइफ साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे, अगर आप लाइफ साइकिल नहीं समझ पाते तो कमेंट भाई आप कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चन के बारे में आप जानना चाहते हो, क्योंकि वहां पर आपको हम सेपरेट वीडियो में सेपरेट क्वेश्चन बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन कहाँ बताए जा सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
प्रतिरक्षा किसे कहते हैं तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए प्रतिरक्षा क्या है, दो प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, एक जन्मजात होती है, एक जन्म के बाद होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनेट, है ना, क्या बोलते हैं, जन्मजात। तो प्रतिरक्षा क्या होती है, रोगों से बचाने वाली जो शक्ति होती है उसे हम प्रतिरक्षा शक्ति कहते हैं, और यह जिस तंत्र के अंतर्गत काम करते हैं उसे हम तंत्र को प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, ठीक है भाई। और प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, और कुछ हमें जन्म से मिल जाती है, कुछ जन्म के बाद मिल जाती है। एंड यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट नोट दिए गए हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता क्या है, देखे होंगे जब किसी, मान लीजिए कोई महिला है और उसका ब्लड ग्रुप, जब कोई महिला है उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है, और कोई यहाँ पे फीमेल है और ये मेल है, इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और मेल जब माँ गर्भवती होती है तो इसका ब्लड ग्रुप यहाँ पे पॉजिटिव चला गया, अब माँ में जब जाएगा तो इसका शरीर कहेगा ये फॉरेन चीज है, तो एंटीबॉडी बनाएगा, तो पहला बच्चे में कोई दिक्कत नहीं, दूसरे में क्या हो जाएगा भैया, सारे बच्चे हर बार अब मरते रहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसका वीडियो उपलब्ध है, डिटेल्स में समझिएगा, तो डिटेल्स में समझना है तो वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है, डिटेल्स में आपको बताया गया है कई उदाहरणों के साथ में, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का मतलब क्या होता है, जब कोई निगेटिव ब्लड वाली महिला जो होती है उसका विवाह पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से हो जाता है, तो ये समस्या होती है, यानी पहली संतान जन्म ले लेगी, उसके बाद में जितनी संतानें होंगी वो गर्भ में मरने की संभावना बढ़ जाती है। एंड थैलेसेमिया हो गया, औषधि व्यसन हो गया, लाइसोजेनिक पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अच्छा एक और आपको बता दें मैं, औषधि व्यसन का मतलब होता है, व्यसन का मतलब होता है एडिक्शन, एडिक्शन का मतलब होता है लत, जैसे किसी को चाय से लत, किसी को सिगरेट से, किसी को तंबाकू से, किसी को गुटखा से, किसी को हेरोइन से, किसी को ड्रग्स से, किसी को मॉर्फिन से, किसी को कैजुराइना से यानी गांजा भांग, तो इन सब की आदत बन जाती है, इन सब की आदत को ही हम लोग क्या बोलते हैं, औषधि व्यसन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, औषधि व्यसन बोलते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो चाय लगातार पीते हैं, जब उनको चाय नहीं मिलेंगे तो बोलेंगे हेडेक शुरू हो गया, क्या हो गया, हेडेक शुरू हो गया, ठीक है, वो औषधि व्यसन ही है, ठीक है। और अगर आप डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं कि गुटखा लोग क्यों खाते हैं और खाने के बाद छोड़ नहीं पाते हैं, गुटखा हमारे शरीर में कैसे काम करता है, और धूम्रपान करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हाइपरटेंशन, कब्ज, एसिडिटी ये सब क्यों बढ़ता है, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो भैया आपको कुछ उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल्स दे दीजिए, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। आप दही खाते हैं, सिरका खाते हैं, अचार खाते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा, है ना। आपने किसी डेड बॉडी केला छिलका खाया, वो पड़ा हुआ 10 दिन के बाद गायब, किसके कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आप खेत में जैविक खाद बनाते हैं, है ना, हरी खाद बनाते हैं, सब किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। बहुत सारा जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का योगदान है भाई, ठीक है। एंड वनों की भूमिका क्या है, वनों आप सभी जानते हैं, लकड़ी मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, बहुत सारी चीजें, और बाढ़ आने से रोका जाता है, भूकंप आने से रोका जाता है, तूफान आने से रोका जाता है, मृदा अपरदन को रोका जाता है, ठीक है। एंड टिप्पणी लिखिए में कहा गया है आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होती हैं। अच्छा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, चलिए भाई नीचे दिखाते हैं आपको। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। किस प्रकार से सूक्ष्म जीव मानव कल्याण में जिम्मेदार होते हैं या ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल होते हैं। जैसे सिरका हो गया, अचार हो गया, या जितने उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको डेड एंड डिके करने का काम, डिकम्पोज करने का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। जैसे दूध, दही, पनीर, है ना, इन सारी चीजों का जो देन होता है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे वनों की भूमिका। वनों की जो भूमिका क्या होती है, इनसे हमें लकड़ी मिलता, फल मिलता है और जीवनदायिनी गैस मिलती है। इसके अलावा बाढ़ है, सूखा है, इस तरह का जो बैलेंस बना रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, टिप्पणी लिखिए। आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं जो कि गर्भ निरोधक का कार्य करती हैं। और नेक्स्ट है एसटीडी। एसटीडी को हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं, जो यौन संचरित रोग होते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स होते हैं, ठीक है। एंड हेलोफाइट्स जो होते हैं ये दलदलों में उगने वाले जो पौधे होते हैं। और झूम खेती क्या होती है, झूम खेती जैसे बहुत बड़े बड़े जंगलों को जलाया जाता है, फिर उसमें जो भूमि के खेती के लिए जो भूमि तैयार होती है, खेती की जाती है, और वहां पर तब तक खेती की जाती है जब तक उर्वरता बढ़ी रहती है। उसके बाद फिर नए जंगल को ढूंढा जाता है, फिर वहां जलाया जाता है और वहां पर खेती की जाती है। तो इसको कहते हैं
काटो जलाओ और खेती करो, इसी को हम लोग बोलते हैं झूम खेती। ठीक है भाई। एंड नेक्स्ट है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन किसको कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन जब किसी शुक्राणु, किसी अंडाणु या किसी स्पर्म या किसी बीज को अगर हम ज्यों का त्यों बरकरार रखना चाहते हैं तो तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर जब हम ज्यों का त्यों रख लेते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, जैव विकास के बारे में या विकास के बारे में अपने मत देना है। तो जैव विकास के बारे में अपने मत के द्वारा लेख लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों की अब चारों मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला मॉडल पेपर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा मॉडल पेपर है। तो चारों के चारों मॉडल पेपर जो हैं, आप अगर लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं तो उसमें चारों मॉडल पेपर होंगे। यदि आप सिंगल वाला देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, उसमें चारों मॉडल पेपर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर आप जा करके देख सकते हैं और जो भी आपके डाउट बचते हैं तो कमेंट करिएगा। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, उसमें बहुत सारे लिंक हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं। तो आपको बहुत सारे डाउट वहीं से क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके डाउट बच जाते हैं और आपका कोई स्पेशल डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए एंड चैनल को इतना सारा सपोर्ट देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।